दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि समारोह, वरिष्ठ नेताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। संबल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया बोले, मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल में बादल फटने से बाढ़ प्रभावित चुनाव क्षेत्र का दौरा करने पहुंची मंडी सांसद कंगना रनौत। और अब खबरें विस्तार के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि कई वरिष्ठ नेताओं ने अर्पित किए पुष्प। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को स्मरण किया। checkered history of our country. We have passed many resolutions for a free and independent state for our motherland. But so far as today's resolution, it is for the first time in the history of our country since we. It is a great responsibility. In fact, as the honorable mover of the resolution reminded us, it is a solemn and a sacred task which we Indians have agreed to perform, and we propose to do so to the best of our ability. I'm sorry I cannot support the amendment. The effect of the amendment practically is. और अब देखते हैं अगली खबर। संबल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का बयान कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, शांति व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध। संबल जिले में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता और संयम के साथ तैयारियां की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि गांव, मोहल्ला और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई है, जिनमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनकी समस्याएं जैसे बिजली, पानी आदि पर चर्चा कर समाधान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सभी स्थानों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जिनके साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। कोई भी शोभा यात्रा, चाहे कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस, बॉक्स फॉर्मेट में निकाली जाएंगी, जिसमें हमारे अधिकारी चारों ओर तैनात रहेंगे। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और अब तक 13,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जोड़े जा चुके हैं। क्या तैयारियां की गई? हमने ग्राम स्तर से लेकर मोहल्ला स्तर और जनपद स्तर तक शांति समिति की विभिन्न बैठकें कर ली हैं, जिसमें सभी पक्षों के लोगों को बुलाया और सभी से वार्ता भी की गई। उनकी जो पानी, बिजली, सफाई इत्यादि से संबंधित समस्याएं थी, उनका निदान भी कराया गया है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर उनको स्पष्ट निर्देश है कि वहां पे कोई समस्या पैदा नहीं करें, अभी तो हमें बताएं, हम उस समस्या का निदान कराएंगे, समाधान कराएंगे। प्रत्येक स्थान पे हमने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, उसके साथ हमारे पुलिस अधिकारीगण भी है और जो भी जुलूस निकलेगा, चाहे मुहर्रम का हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, सभी बॉक्स फॉर्मेट में निकलेंगे, जिसमें लेफ्ट, राइट, दाएं और बाएं, वो आगे और पीछे चारों ओर पुलिसकर्मी हमारे रहेंगे। इनकी ड्रोन से निगरानी भी हम निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास 13,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनको हमने इंटीग्रेट किया है। केवल संबल शहर में ही 400 सरकारी और लगभग 1300 अन्य 1700 के आसपास कैमरे हैं, जिसमें ANPR कैमरा है, PTZ कैमरा है, हाई रिजोल्यूशन कैमराज हमारे हैं। और हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो चाहे ताजिए की हाइट हो, चाहे कावड़ के डीजे की हाइट हो, दोनों उतनी ही ऊंचाई तक रखें, जहां तारों को न निकालना पड़े, तारों को न काटना पड़े, किसी घर का छज्जा न टूटे, किसी पेड़ इत्यादि को भी हानि नहीं हो। इसके साथ हमने सेक्टर और जोनल स्कीम भी लागू की है, जिसमें
सुपर जोन बनाए हैं, जोन बनाए हैं और सेक्टर्स के अंदर भी मजिस्ट्रेट को तैनात किया है। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 900 से अधिक लोगों को पाबंद करने की भी कार्रवाई जारी है। धारा 163 लगी हुई है। तो बहुत शांतिपूर्वक सब चीजें संपन्न। और अब देखते हैं अगली खबर। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के थुनाग क्षेत्र का किया दौरा। बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बीच मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बादल फटने के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात है। थुनाग और आसपास के क्षेत्रों में सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। सड़क संपर्क को बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है। हर प्रभावित क्षेत्र से हमारी टीमें तैनात है। ये मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, तो वो आज जिस तरह से रोड जो है फिर से रिस्टोर किया गया है तो हम अब पहुंच रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिस तरह से कि हमारा जो है वो काम रुक जाता है। हम इससे पहले भी अभी 2-3 दिन पहले हम इधर किन्नौर में थे और लाहौल स्पीति में थे। 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए दिए थे। तो है तो यहीं पे, लेकिन ये विपक्ष की बातें हैं। अब उन लोगों ने राजनीति करनी है, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे जो जनसाधारण है उनको इसी बात की कोई आशंका है कि हमारी जो टीम्स हैं वो हर जगह पहुंची हुई है। और जितने भी हम लोगों ने हर जगह की एक कमेटी बनाई हुई है प्रभावित एरियाज की, जिनके अपने चेयरपर्सन्स हैं। तो इतनी बारीकी में जब काम होता है तो कोई आशंका लोगों को तो नहीं है। बाकी मैंने सुना है करसोग में भी काफी हानि, तो जन की ज्यादा हानि सिराज में हुई है, वहां पे भी काफी हानि है। और उसके साथ नाचन में भी कुछ एरिया अफेक्टेड है। तो ये सब एरिया के हम लोग दौरे करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंढरपुर की आषाढ़ी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लिया भाग। अब तक की सबसे बड़ी यात्रा। इस वर्ष पंढरपुर में आयोजित आषाढ़ी वारी यात्रा ऐतिहासिक रही, जिसमें 25 साल से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह अब तक की सबसे बड़ी वारी यात्रा मानी जा रही है। श्रद्धालु दूर दूर से पंढरपुर पहुंचे और भगवान विठल के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए। अच्छे मानसून और अनुकूल मौसम ने भी इस विशाल जनसमूह को आकर्षित करने में मदद की। श्रद्धालु ने श्रद्धा और उत्साह के साथ चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान किया और भजन कीर्तन करते हुए विठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किए। पूरा वातावरण भक्ति, समर्पण और उल्लास से सराबोर रहा।
आइए देखते हैं अगली खबर। बार बार हो रहे बादल फटने पर वैज्ञानिक सुरेंद्र आत्री का बयान। हिमाचल में तापमान में 60 वर्षों में 9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जलवायु परिवर्तन की गंभीरता दर्शाती है। वैज्ञानिक सुरेंद्र आत्री ने कहा है कि पिछले 6 दशकों में हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ये जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि बार बार हो रहे बादल फटने की घटनाओं के पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और शहरी विस्तार के दौरान स्थानीय पर्यावरण, मिट्टी की संरचना और जल प्रवाह की अनदेखी की गई है। बात करें पिछले दिनों बादल भी फटे कई जगह, क्या कारण है? अगर साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को समझे। देखिए, पिछले जो हमारे IMD की और हिमाचल प्रदेश में बात करें पिछले दिनों बादल भी फटे कई जगह, क्या कारण है? अगर साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को समझे। देखिए, पिछले जो हमारे IMD की और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उनकी जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, एनालिसिस रिपोर्ट्स आई हैं, हम लोगों ने यहाँ पे वैज्ञानिक तौर पे भी एनालिसिस किए हैं। प्रदेश का जो तापमान है पिछले 60 वर्षों के जो पूरे डाटा की एनालिसिस की है, तो 0.9 डिग्री के आसपास जो है वो बढ़ चुका है। और जो पूरे, अगर आप नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, साउथ एशिया के रीजन के लेवल पे IPCC की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.6 डिग्री की वृद्धि है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें इन जो घटनाओं के, जो आपदा के और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये अधिक बारिश होने की वजह से, उसी की वजह से मुख्य तौर पर हो रही है। बादल का फटना, इसको जो अगर साइंटिफिकली अगर हम एनालाइज करें तो बादल नहीं फटते हैं, एक बहुत तेजी से एक बारिश गिरने का फिनोमिना होता है। वैज्ञानिक तौर पे हम ये कहते हैं कि छोटे से एरिया में, जब कुछ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या उससे कम एरिया में जब 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि जो हम आम जनता की भाषा में से बादल का फटना कहते हैं। ये घटनाएं प्रदेश के अंदर नैरो वैलीज में ज्यादा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नैरो वैलीज में ही सीमित रहेंगी, या क्योंकि पिछले लगभग 5 वर्षों से ये बहुत तेजी से बढ़ी हैं और वैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार ये आने वाले कुछ वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्षा की तीव्रता कुछ क्षेत्र में सीमित नहीं है, कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है और हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए, चाहे वो विकास की गतिविधियां हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जो सतत विकास के लक्ष्य लेकर जो प्रदेश सरकार ग्रीन डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चलती है, आम जनता को इसके प्रति अपनी संवेदना दिखानी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने हरित विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए ताकि कम से कम हमारा नुकसान हो और हम पर्यावरण को, प्रकृति को बचाए रखें और इसके साथ इसी के अनुरूप हम चलें। क्या कदम उठाने चाहिए कि जैसे पेड़ भी लग रहे हैं, काफी हर साल ग्रीनरी हिमाचल में बढ़ रही है? देखिए, ग्रीनरी बढ़ रही है और पौधारोपण किया जाना चाहिए, अवश्य रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन कौन सी स्पीशीज, किस तरह की वनस्पति को हमें अपनाने की आवश्यकता है, जो वनस्पति यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसी को अपनाया जाना चाहिए। किस क्षेत्र में पौधारोपण होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको पहले जो हमारे यहाँ पे जो विकास की वजह से काफी ज्यादा पौधे का कटान होता है, तो उसमें जो भारत सरकार के जो नियम है और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA जिसे कहते हैं, उसके अनुसार जो एफॉरेस्टेशन होती है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन जिसे आप कहते हैं, उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं उसके एवज में पौधारोपण किया जाता है। वो किन क्षेत्रों में होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए, किस तरह की उसमें स्पीशीज लगनी चाहिए, ये एक विज्ञान का विषय है और इसमें पूरी तरह से तथ्यों को एनालाइज किया जाना चाहिए, ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ये एनालाइज किए जाते हैं, लेकिन वो कितने साइंटिफिक हैं कितने नहीं है, ये विषय एक अलग बन जाता है। मेरा अपना मानना यह है कि पौधारोपण करने से पर्यावरण सुदृढ़ होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत्यधिक और जहां जरूरत नहीं है पौधारोपण की, वहां पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं, जंगल खड़े कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक तौर पे लिया जाना चाहिए और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कुछ समय से बहुत ज्यादा डैमिंग हुई है। उस डैम बनने से जो प्रभाव, लोकल क्लाइमेट जो कंडीशंस हमारी बनी है, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है वो बड़ी है, उसे पूरी तरह से अध्ययन हमें करना चाहिए कि उससे कितना हमारे एरियाज में फर्क पड़ा है। जो हमारी घासनियाँ जो पहले होती थी, जिसमें सिर्फ घास ही होता था और घास की जड़ें जो थी वो मिट्टी को पकड़ के रखती थी, अब वहाँ पे बड़े पौधे लगा दिए गए हैं या जंगल खड़े कर दिए गए हैं। वो एक प्रोसेस के लिए किया गया है कि ताकि डैमों में सिल्ट ना जाए। तो वो एक अलग से विषय है कि वो डैमों में सिल्ट रोकने के लिए आपने जंगल खड़े कर दिए या उस तरह की एक सोच के साथ उस क्षेत्र में काम किया गया। लेकिन इन पौधारोपण से कितना मॉइस्चर बना, कितना घटा, ये एक एनालिसिस का विषय है। हमें इसको वैज्ञानिक तौर पे देखना चाहिए। और अब अगली खबर। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। दक्षिणी राज्यों की लड़ाई हिंदी के जबरदस्ती थोपने के खिलाफ है, हमारा मकसद अलग है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि दक्षिणी राज्य इस मुद्दे पर वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उनका मकसद हिंदी को उन पर जबरन थोपना नहीं, लेकिन हमारा मकसद अलग है। हम हिंदी बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ और सोचता हूँ। संजय राउत ने आगे कहा कि एमके स्टालिन ने कहा कि वे हमारी विजय रैली से प्रेरणा लेंगे, लेकिन यहाँ किसी पर हिंदी बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। यह हिंदी थिएटर है, हिंदी गीत बजते हैं, हिंदी समाचार पत्र भी पढ़े जाते हैं। हमारी लड़ाई उस प्रस्ताव के खिलाफ थी जिसमें कक्षा 1 से राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाना था। जिस तरह से कल इशारा दिया, ऐसा लगता है कि अब सरकार को परिवर्तन जरूर होगा, केंद्र से लड़ने की ताकत। देखिए, दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रहे और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं। आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी देखता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारी लड़ाई यहाँ तक सीमित है, लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में। और एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी ये जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। अब जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं
लाद सकते हैं। सर, फडणवीस और शिंदे दोनों का बयान ये आ रहा है कि दोनों भाई एक साथ आए, सिर्फ राजनीति के चलते। अच्छा ठीक है, आ गए ना, राजनीति के लिए आ गए, तो आप किसके लिए आ गए भाई? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप एक साथ किसके लिए आ गए हैं? हाँ, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं क्या? आपकी संपत्ति जो बनाई है वो बांटने के लिए आए हैं? अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये एक साथ क्यों आए हैं? मुझे बताइए, ऐसा कौन सा महान विचार लेकर आप आए हैं? जी हाँ, अगर आप कहते हैं कि राजनीति के लिए आए तो समझ लीजिए हम राजनीति के लिए आए हैं, और ये राजनीति महाराष्ट्र में मराठी हित के लिए। राहुल गांधी जी ने बड़ा ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने बड़ा ट्वीट किया है, कहा है कि बिहार में कल एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या की गई, और कहा गया कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार है अब बिहार को एक क्राइम कैपिटल बना है, क्योंकि दिन दहाड़े जो है एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े मौत की गई। सरकार किसकी है वहां? नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। और मैं देखता हूं बिहार में आजकल पटना के आसपास इस प्रकार की हत्याएं, फिरौती, अपहरण के जो अपराध है बढ़ गए हैं। तो ये बात राहुल गांधी जी ने सही कही। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, पीएम मोदी ने उनके सपने साकार किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। प्रदेश के सभी लोगों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। 33 वर्ष की उम्र में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। वे एक महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। देश उनके बंगाल के अकाल दौरान किए गए सेवा कार्य को याद करता है। उनका जीवन भारत की एकता के लिए समर्पित था। वे जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार से उसकी तुष्टीकरण नीतियों के कारण इस्तीफा दे चुके थे। जब नेहरू सरकार जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने की कोशिश कर रही थी, तब उन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए जम्मू और कश्मीर को मुख्य धारा में लाया। भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके इस चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म होता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे एक प्रखर वक्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे। पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए उन्होंने समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा।
आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंदर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिकीकरण की जो नींव रखी थी वह नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलती है। नेहरू सरकार के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ का गठन करने और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ ही जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया और परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया, उसके खिलाफ सबसे पहले कोई आवाज उठी थी तो आवाज थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इन सपनों को साकार किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के संविधान के अनुरूप शेष भारत के साथ जोड़ते हुए एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के साथ उन्हें भी भारत की लोकतांत्रिक धारा के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ विकास कर रहा है। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। देश के अंदर अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है, औद्योगिकीकरण की इस नींव को आजाद भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था और आज उसका एक बहुत बृहद स्वरूप देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देश की खाद्यान्न नीति कैसे होनी चाहिए और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह भी आज हम सबको देखने को मिलता है कि जब दुनिया के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी कोविड-19 के सामने, तब भारत अपने यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही थी। यह सुविधा आज भी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाने वाला एक उपहार है। ये जब इस जितने भी संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार होने जैसा है। आज उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं। उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब अगली खबर, मोहल्ला और कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद डीएम का बयान, शांति समिति बैठक, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने कहा, मोहल्ला के दौरान ताजिया की ऊंचाई
और बच्चों की भागीदारी को लेकर लोगों के साथ शांति समिति की बैठक हुई। मेरा मानना है कि इस वर्ष मोहल्ला त्योहार भी पिछले वर्षों की तरह शांतिपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारी भी पूरी की जा रही है। इस बार सड़क की स्थिति अच्छी है। हमने कल इसका निरीक्षण किया और PWD तथा नगर निगम शेष समस्याओं को हल करने में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले आयोजनों में नकारात्मक भूमिका निभाने वालों की पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि शांति बनी रहे। डीजे वालों को भी आवाज नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए। लोगों ने पूरे रूट का भ्रमण कर लिया है, शहर में भी और अन्य जो कस्बे जहां पे बड़े आयोजन होते हैं उसको हम लोगों ने विजिट कर लिया है। लगातार वहां पे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठकें भी हुई जिसमें उन्हें ताजिए की हाइट को लेके, उसके बाद बच्चों के जुलूस में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाना है, पारंपरिक रूट को रखा जाए, आयोजन पारंपरिक रखा जाए, इन सब के संबंध में उन्हें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले वर्षों की तरह, गत वर्षों की तरह इस बार भी जो मुहर्रम का त्योहार है वो शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ पे उसको कराएंगे। इसके साथ ही साथ कांवड़ का जो रूट है, कांवड़ की भी तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। जो रास्ते हैं उसकी स्थिति इस बार काफी बेहतर है। जो अन्य जो छोटी बड़ी जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोगों ने कल उसका निरीक्षण किया और उसको लगातार सही करने का काम PWD, NH और हमारे जो नगर निकाय हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे बिजली के पोल हैं जो रास्ते में आते हैं, कोई हादसा ना हो उसको देखते हुए उनको इंसुलेटेड प्लास्टिक रैपिंग इत्यादि का काम उसमें किया जा रहा है। जो तार नीचे लटके हुए हैं उनको कसने का काम किया जा रहा है। जो निष्प्रयोज्य बिजली के तार है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। रास्ते को प्रकाशमान रखने के लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो कांवड़ का जो मेन जो रास्ते हैं उस पे कैमरे भी हम लोग लगवा रहे हैं। कुछ कैमरे गत वर्षों के लगे हुए हैं, उसको क्रियाशील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें रात में जहां पे लेपर्ड इत्यादि की अगर साइटिंग की अगर संभावना रहती है तो उसको भी हम लोग इसमें अकाउंट फॉर कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जिनका गत वर्षों में कुछ नेगेटिव रोल रहा है आयोजनों के दौरान, तो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को पाबंद भी करने का काम किया जा रहा है। सर, इसमें जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं उनके पालन का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो हाईकोर्ट ने जो कांवड़ को लेकर निर्देश दिए हैं, जो सरकार का निर्देश है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सारी उसमें इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, सारी व्यवस्थाएं और सरकार के जितने भी जो निर्देश हैं शासन के, वो सबका अनुपालन विधिवत कराया जाएगा। जो जितने भी जो हमारे डीजेज हैं उनको अपनी हाइट को नियंत्रित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जिस रूट से गुजरते हैं उसके आसपास के रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है और मुझे लगता है लोग हमें इसमें इसका समर्थन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ जो मुहर्रम का त्योहार है उसमें ताजिए की हाइट को 12 फीट से ऊपर नहीं ले जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग सभी जितने भी निर्देश हैं उसका अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस बार आयोजन करवा पाएंगे। और अब आइए देखते हैं अगली खबर। मुरादाबाद में उमड़ी भारी भीड़, मोहल्ला जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोहल्ला जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लोगों की मौजूदगी से इलाके का धार्मिक उत्साह देखने को मिला। इस वर्ष भी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस पावन अवसर को मनाया, जिसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखते हुए आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भूमिका निभाई।
और अब देखते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव से पहले विशेष मतदाता सूची संशोधन पर मनोज झा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जताई असहमति। बिहार चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा व्यायाम है जिसे बिहार के बाद पूरे भारत में लागू किया जाएगा। विपक्ष के नेता समेत सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन उनके सवालों के कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले। मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में ये कार्य क्यों नहीं किया गया और क्या 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जबकि अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं कहा गया। उन्होंने बताया कि बिहार दस्तावेजों की कमी वाला राज्य है और केवल लोगों को शामिल करने के बजाय उन्हें बाहर किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कह रहे हैं कि बिहार से शुरू होकर के पूरे देश में होगा। नेता प्रतिपक्ष और हम लोग सब ऑल पार्टी डेलीगेशन परसों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार से भी मिले। उससे पूर्व हमने यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त और अब बाकी के 2 आयुक्तों से मुलाकात की। हमारे कुछ सवाल थे जिसमें से एक का भी जवाब नहीं है और मुझे बेहद खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो दरवाजा खटखटाया गया है उन्हीं मुद्दों पर 22 बरस क्यों नहीं किया, 22 बरस बाद क्यों जागे हैं, ये 11 दस्तावेज ही चाहिए, ये कौन से अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकला? क्योंकि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इस तरह के किसी भी दस्तावेजीकरण की तस्दीक नहीं करता। क्लाइमेट कंडीशन को आपने फैक्टर इन नहीं किया। पिछली बार हुआ था तो 6 से 8 महीने लगे थे, अब आप 25 दिन में करना चाहते हैं और 25 दिन में आपके पास मैन पावर भी नहीं है। जो बिहार की परिस्थितियां हैं, डॉक्यूमेंट डेफिसिट स्टेट है, शायद देश का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट डेफिसिट स्टेट है। तो जो लब्बल-लुबाब ये है कि आप इसे दाखिल करने की योजना नहीं बना रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को हटाया जाए, बेदखल किया जाए। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि निर्णय ऐसे लिए जाएं जिसमें सबकी सहभागिता के बाद हो, पारस्परिक संवाद के बाद हो और इसमें इस निर्णय लेने में अधिनायकवाद की बू आती है। आइए देखते हैं अब अगली खबर। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आषाढ़ी एकादशी पर दी लोगों को शुभकामनाएं। कहा प्रगति और शांति की कामना। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर गोवा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। मैंने शांति, समृद्धि और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस पर्व की महत्ता बताते हुए देश की प्रगति और विकास के प्रति आशा व्यक्त की। आषाढ़ी एकादशी के निमित्त मैं पूरे देशवासियों को और गोवा वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि प्रति पंढरपुर बोल के कहने वाला हमारे साकली का ये विट्ठल रखुमाई मंदिर हमेशा के लिए आषाढ़ी एकादशी के निमित्त लोगों से भरा हुआ रहता है। आज पूरे गोवा से जिस तरह से वारियां पंढरपुर गए हैं उनको भी मैं शुभेच्छा देता हूं, लेकिन जो पंढरपुर वारी लेके न जा सके, ये गोवा के सभी भक्त प्रति पंढरपुर समझने वाले इस विट्ठल मंदिर में आके विट्ठल दर्शन लेते हैं, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज सुबह मैं मेरे फैमिली के साथ आके विट्ठल रखुमाई का अभिषेक किया, दर्शन लिया और दर्शन लेके इस पूरे गोवा में और पूरे देश में सुख और शांति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना 2047 ये साकार हो और जो जो विघ्न इस देश पे और गोवा पे आ रहा है उस संकट का विनाश हो। इसी तरह से मैं ये कहलाऊंगा कि फिर एक बार पूरे देशवासियों को इस आषाढ़ी एकादशी के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। बहुत अच्छा काम किया है, फॉरेनर्स को पकड़ा है। जी हाँ, हमेशा की तरह हमारी पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है और इस बार पूरे गोवा में सभी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ द टेनेंट इसके अंतर्गत काम करने लगे हैं। तो बहुत सालों से जो टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे रहते थे उनका टेनेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत बिचौलिए पुलिस ने दोनों को पकड़ा है, इसलिए उनका भी
मैं पुलिस स्टेशन का अभिनंदन करता हूँ। और अब अगली खबर। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने ठाकरे भाइयों के कार्यक्रम में कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर दिया जवाब। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने ठाकरे भाइयों के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन क्या कहता है, हम व्यस्त थे। ये कार्यक्रम दो भाइयों के मेलझोल और मराठी भाषा पर केंद्रित था। हम कभी भी हिंदी का विरोध नहीं करते, केवल उसके जबरदस्ती थोपने का विरोध करते हैं। यदि हिंदी कक्षा 5 से पढ़ाई जाए तो ठीक है, लेकिन कक्षा 1 से क्यों? यही हमारी चिंता का विषय था। हमारी गैर मौजूदगी का यही एक कारण था। बीजेपी को क्यों चिंता होती है कि हम वहां गए या नहीं? उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। ठाकरे भाइयों को एक साथ आने से बीजेपी क्यों परेशान है? कांग्रेस का तो पहले से ही उद्धव जी के साथ गठबंधन है। नहीं, देखिए कौन क्या बोलता है, हमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष और हम लोग तो बिजी थे, हम चल चुकी थी, आए नहीं, गए नहीं, और नहीं जाने का कारण भी ये नहीं था। दो बंधु का मिलन था, वो उन्होंने कार्यक्रम किया। मराठी भाषा, हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया। हिंदी के शक्ति का विरोध हम करते हैं, इसलिए मराठी हिंदी शक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों, यह सवाल था। और नहीं जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। और भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए? अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना, दोनों भाई अलग एक आने के बाद में। कांग्रेस की चिंता क्यों करते हो? कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? नहीं लगा, हम नहीं गए, जब आएगा तो जाएंगे। हमारा तो है अलायंस उद्धव जी के साथ में, आगाड़ी है। अब दोनों भाई आकर कुछ महाराष्ट्र में एक आ रहा है तो लोग स्वागत कर रहे हैं, तो उसको हमें घसीटने की जरूरत नहीं है। हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य अपने कहा। तो कल का हमने उनका भाषण सुना, ये सही है। महाराष्ट्र ने जो प्रगति किया है, या महाराष्ट्र आज देश के अंदर में 1 नंबर का राज्य जो बना था, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का हर क्षेत्र में एक अलग प्रभाव, और महाराष्ट्र ये इकोनॉमिकल कैपिटल हिंदुस्तान का, ये सब कुछ जो है महाराष्ट्र में, ये मराठी आदमी के वजह से है, ऐसा उन्होंने कहा था, ये सच है। और अब देखते हैं अगली खबर। मोहाली कोर्ट में एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया के पेश होने पर दलजीत सिंह चीमा का आरोप, सरकार कर रही है बदनाम करने की साजिश। मोहाली कोर्ट में एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया के पेश होने के दौरान एसएडी नेता दलजीत सिंह चीमा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की यहाँ कोई कार्यक्रम योजना नहीं थी, फिर भी आपातकालीन स्थिति जैसी व्यवस्था बनाई गई, चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। सरकार क्या करना चाहती है? दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि मेरे साथियों ने मुझे बताया कि पुलिस सुबह 4 बजे से उनके घर के बाहर तैनात है। सरकार किस बात से घबराई हुई है? उन्हें कहा कि ये सरकार अकाली दल नेतृत्व को बदनाम करने के लिए झूठ और गलत प्रचार फैला रही है। ये प्रतिशोध की राजनीति है। तो क्या अंदर जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आया था कि मिसेज गदीप कौर मजीठिया, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो वकील के कैबिनेट में वेट कर रही, तो मैं उनके साथ मिलने के लिए, कोई अपना सलाह मशवरा करने के लिए परिवार के तौर पे यहाँ आया था। हमारा पार्टी का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, आप देख सकते हैं पूरी रोड खाली है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी वाले हालात हैं, सारे रास्ते बैरिकेडिंग की हुई है। मुझे समझ नहीं लगती कि सरकार करना क्या चाहती है। ये इमरजेंसी वाले हालात हर रोज पैदा क्यों किए जाते हैं? अभी भी, आज भी फोन आ रहे हैं। अभी मलूका साहब के साथ मेरी बात हुई, तो उनके घर पे 4 बजे की पुलिस बैठी है, तो उनके घर पे बैठी है तो पंजाब में और भी जगह गई होगी। तो गवर्नमेंट को किस चीज की पैनिक है, घबराहट किस बात की? मुझे ये नहीं समझ लगती। क्या ये हमारा राइट नहीं है कि उनकी वाइफ यहाँ खड़ी है, अकेली है, सिटिंग एमएलए है, हमारी कलीग भी है, और कोई आपस में हम जाके वकील के कैबिनेट में बैठ के वेट कर सकते? आप कहोगे कोर्ट में नहीं जाओ, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। देखा ना, कम्प्लेक्स में आप एंटर नहीं कर पाओगे। मैंने तो रिक्वेस्ट किया, कहते जी आप बैरिकेड से आगे गाड़ी रोक लो, हम बात करके बताते हैं। तो अभी तक तो कोई आया नहीं। लेकिन ये नियत दिखलाती है कि सरकार घबराहट में, सरकार को मालूम है कि जो झूठ वो फैलाना चाहती थी, जो कूट प्रचार करके वो बदनाम करना चाहती थी अकाली दल की लीडरशिप को, आज कितने दिन हो गए रिमांड को? कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? क्या कहें? नहीं, अदालत पे पूरा भरोसा है हमें। ये केस पहले थोड़े, ऑलरेडी ये केस सुप्रीम कोर्ट में
पहले ड्रग्स केस जब उनके अगेंस्ट झूठा किया था तो सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जोर लगा के देख लिया, वही चीजें। अब डिस्प्रपोर्शनेट एसिड के नाम पे नया एफआईआर दर्ज करके फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया। कोई केस तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहले जा चुका है। 100% पोलिटिकली मोटिवेटेड है, वनडेटा पॉलिटिक्स है। और ये देखो कोई मैं बस ये दिखाना चाहते हैं तो पता नहीं क्या हो गया, या ऐसी तस्वीरें जो है वो लोगों को गुमराह करने के लिए पेश करेंगे। और अब अगली खबर, बीजेपी सांसद बिलबल कुमार देव ने बताया एयरपोर्ट सुधार के लिए स्थानीय सांसदों के नेतृत्व में छमाही समीक्षा बैठकें होती है। बीजेपी सांसद बिलबल कुमार देव ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हर एयरपोर्ट पर 6 महीने में एक बार स्थानीय सांसदों की अध्यक्षता में बैठकें होती है, जिनमें यात्री सुविधाओं, अवसंरचना और अन्य मुद्दों की समीक्षा की जाती है। इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, एसपी ट्रैफिक, निगम आयुक्त, एयरलाइन अधिकारियों समेत कई संबंधित लोग शामिल होते हैं। वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाती है, समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है और केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय किया जाता है। ये प्रक्रिया सांसदों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के माध्यम से सही चैनल से संचालित होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जहाँ जहाँ इनका एयरपोर्ट है वहाँ स्थानीय जो एमपी होता है उनके चेयरमैनशिप में एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या क्या सुविधा असुविधा, पैसेंजर की सुविधा असुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अच्छा बुरा वाला, ये सब विषय को लेके पूरे टीम के साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी ट्रैफिक, जो हमारे कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर, बाकी सभी जो एयरलाइंस की अथॉरिटी है वो सब रहता है। और इनके साथ इस विषय में हर 6 मंथ में एक बार मीटिंग होती है और इसमें इसको आलोचना होती है और जो जो समस्या हम लोग क्या क्या समाधान कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करना हो तो एमपीज को उसको फॉलोअप के लिए एमपीज को करना चाहिए, हम लोग करते हैं। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिसर है वो कर सकते हैं तो वो अपने जो प्रॉपर चैनल है उसके माध्यम से करते हैं। इसके माध्यम से एक होता है कि विशेष करके पैसेंजर्स की, स्थानीय लोगों के, इसमें कुछ मेंबर भी होते हैं स्थानीय, तो इनके माध्यम से स्थानीय लोगों का कैसा अप्रोच है और पैसेंजर के प्रति कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसे उनके तरफ से क्या कमी है, वो सब विशेष करके आलोचना होती है। और ये साल में 2 बार होती है और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट भी आता है। पिछले बार जो किया था इसमें 9 पॉइंट में मैंने देखा लगभग 8 पॉइंट में काम हो चुका है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए नियुक्ति पत्र वितरण और रजिस्ट्रेशन वैन का किया उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के तहत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन वैन का भी उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों तक योजना की पहुंच बढ़ाना और उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। दोनों नेताओं ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश के जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस काम में पूरी निष्ठा से जुटने का आह्वान भी किया। अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से ज्ञान की ओर, रोग से निरोग की ओर दीप प्रज्वलन केवल शुभारंभ नहीं, एक दिशा है भविष्य की, एक दिशा है नई सोच की। आपकी करतल ध्वनि आज के इस दीप प्रज्वलन को प्रखर करे। इस अवसर पर मेरा निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया से, आपकी करतल ध्वनि से हम इस दीप को और प्रखर करें। आदरणीय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र सिंह इंद्राज जी, हमारे सांसदगण तालियों में ओज और ऊर्जा उत्साह के साथ आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, माननीय सांसद महोदय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, मैडम बांसुरी स्वराज जी, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आज का ये पुनीत कार्यक्रम। और अब अगली खबर। ब्राजील पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोशपूर्ण और भव्य स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील आगमन पर वहां बसे भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक माहौल उत्सव जैसा रहा। लोगों ने तिरंगे के साथ पारंपरिक परिधानों में नारे लगाए और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके आगमन से उन्हें गौरव और आत्मविश्वास की अनुभूति हुई है। ये स्वागत समारोह भारत और ब्राजील के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक बन गया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रातलाम के पैक्स मैनेजर अरविंद वात्स ने साझा किया अनुभव। सहकार संवाद कार्यक्रम में अमित शाह के संबोधन से प्रेरणा मिली। मध्य प्रदेश के रातलाम से आए पैक्स मैनेजर अरविंद वात्स ने बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और आज हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित सहकार संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने सहकारी क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं और जो दूसरे के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। अरविंद ने कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें और उनके जैसे कई सहकारी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिलती है और हम अपने क्षेत्र में बेहतर सेवा दे सकते हैं। All the head of the different Buddhist traditions, spiritual masters, invited guests, the Central Tibetan Administration leadership, all of those who are participating in this celebration from all around the world, hearty greetings from the Central Tibetan Administration on behalf of the Cabinet and personal self, very, very hearty greetings and congratulations to His Holiness for his 90th birthday. I will not spend much time on, I will not read the Kashak statements at all because we have very limited time. It is in the written format. It combines all the 4 statements that Kashak has made over the last year on His Holiness' 4 principal commitments. I can only say that if all of us who are present here and who follow His Holiness the Dalai Lama practices those principal commitments, then we can definitely make this world a better world to live in. So I will not deliberate much on the statement of the Kashak, but I would rather spend the remaining time to welcome
all the guests who have come from different parts of the world. Before doing that, I must apologize to all those who may prefer to be personally, physically present here in the presence of His Holiness to celebrate. But unfortunately, as you can see, we have a very small place here in Dharamsala to fit in everybody. And this is also monsoon season, so we don't have the privilege of holding the event at a larger venue. So let me greet each of our honored guests who have made this ceremony more. और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है जो देश को जोड़ती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी के श्रद्धेय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ साहनी जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 8 दिन तक रहे थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने युवाओं के आग्रह पर जालंधर की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। सचदेवा ने आगे बताया कि कुछ युवाओं ने डॉक्टर मुखर्जी से अंग्रेजी में भाषण देने का अनुरोध किया। बंगाल से आने वाले डॉक्टर मुखर्जी की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अंग्रेजी अत्यंत प्रभावशाली थी। हमारी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी उन 8 दिन उनके साथ थे। तो केदारनाथ साहनी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने जालंधर में एक यूनिवर्सिटी में वहां के युवाओं के आग्रह पर भाषण देना स्वीकार किया। तो उन युवाओं ने आग्रह किया कि डॉक्टर मुखर्जी आप अंग्रेजी में बोलिए। बंगाल से आने वाले डॉक्टर मुखर्जी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उन्होंने तब उन युवाओं को कहा था कि हिंदी हमारे राष्ट्र को जोड़ने वाली हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं अपना भाषण हिंदी में ही दूंगा। अब समझिए कि 1953 में एक संदेश डॉक्टर मुखर्जी दे रहे हैं और आज जब हम प्रांत में देखते हैं भाषा के नाम पर इस तरह की आवाजें उठती हैं, तो उन लोगों को भी डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। और मैंने बताया कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो पहला शब्द था जो उन्होंने उन युवाओं को कहा था कि हम आपका मंगल मांगता हूं, और वहां से उन्होंने शुरू किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस विचार को लेकर लगातार जब तक वो संसद में रहे पंडित नेहरू से बात करते थे। तो उस समय मैंने कहा, जैसे केदारनाथ साहनी जी उनके साथ थे, तो साहनी जी ने पूछा उनसे कि आप तो कैबिनेट की मीटिंग में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करते होंगे, दलीलें रखते होंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो पंडित नेहरू क्या करते थे? तो डॉक्टर मुखर्जी ने बताया, पंडित नेहरू मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे, सर झुका लेते थे, उनके कान लाल हो जाते थे, उनके आक्रोश को मैं देखता था, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते थे। और कश्मीर को लेकर उनकी स्पष्ट नीति थी कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और वो इस बात को ठोक के कहते थे। एक बात उन्होंने 1953 में पार्लियामेंट के अंदर कही है कि शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान से डरते क्यों हैं? शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान से डरते क्यों हैं? अरे हमको देखो, हमने तो प्रधानमंत्री भी कश्मीरी बनाया है, गृह मंत्री भी कैलाशनाथ काटजू कश्मीरी बनाया है, क्योंकि हमको हमारे संविधान की ताकत का पता है, लेकिन ये शेख अब्दुल्ला हमारे संविधान से डरता है। और अभी के लिए बस इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।